हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। देखिए आप लोग का जैसे मैंने वादा किया था कि केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट करा दूंगी बोर्ड के एग्जाम के पहले, मतलब कि 27 फेब से पहले मैं केमिस्ट्री करा दूंगी, ठीक है, एनसीईआरटी से, और पीवाईक्यू भी करा दूंगी आप लोग को, मैंने बोला था। तो आज हम लोग थोड़ा सा, जैसे मैंने ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स आपको करा दिए हैं। कौन कौन सा? हेलो एल्केन और एल्कोहल भी आपका कंप्लीट हो चुका है और अपलोड हो चुका है, आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल। अभी मैंने स्किप किया है, 3 चैप्टर में बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि मैम तो केवल ऑर्गेनिक ही पढ़ाती हैं, तो ऐसा नहीं बेटा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल। फिजिकल का सबसे पहला चैप्टर सॉल्यूशन। आपका ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, आपको कितना प्रिपेयर है ये आप जानते होंगे। तो आज हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन का, एकदम प्रिपरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड, ठीक है। 2024 जो बोर्ड होना है केमिस्ट्री का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कहते हैं कि कोई भी चीज ले लो, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनस मिक्सचर, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट का क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अब बात यह है कि होमोजीनस का मतलब क्या है। जितना ये सेंटेंस पढ़ने में और आसान लग रहा है ना, उतना ही टफ है। होमोजीनस का मतलब है कि हर एक जगह पे, जैसे आपने क्या किया, चीनी और पानी घोला, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ऊपर से पानी निकालोगे तो वो पानी कम मीठा लगेगा, नीचे से पानी ज्यादा मीठा लगेगा। जब आप मिक्स कर दोगे आसानी से चीनी को, तो चारों तरफ आप कहीं से भी उठा के आप पियोगे तो वो बराबर मीठा रहेगा। मतलब कि होमोजीनस ऑलमोस्ट पूरी तरीके से घुल चुका होगा, ऐसा आप मान लो, ठीक है। तो होमोजीनस वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका एमसीक्यू है, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू है, इसलिए आपके ये 1 वर्ड भी आंसर्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टिक करूंगी कौन कौन सा एग्जाम्पल आपके मिक्सचर का। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपका जो मिक्सचर है उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल देखिए, ब्रास। क्या दिया है? ब्रास। किसका मिक्सचर है ये? कॉपर और जिंक का। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रास किसका मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का। जबकि दूसरा क्या दिया है? जर्मन सिल्वर। क्या दिया है? जर्मन सिल्वर। ये किसका है? कॉपर जिंक एंड निकल का। किसका है? कॉपर जिंक एंड निकल का। ये नीट के लिए भी पूछा गया है, नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा ब्रॉन्ज दिया है, ब्रॉन्ज में भी आपका कॉपर होगा और टिन होगा। क्या होगा? कॉपर और टिन। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ब्रास में आपका क्या है? कॉपर और जिंक, और देखिए ब्रॉन्ज में आपका क्या है? कॉपर एंड टिन। तो केवल टिन और किसका? जिंक का डिफरेंस है। तो इन दोनों को तो आप पक्का याद करके रखिएगा, ठीक है। अगला आप लोग क्या करते हो, आपके जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो आपका टूथपेस्ट होता है, ठीक है, उसमें फ्लोराइड आयन की कमी होती है, बेसिक बनाया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, आप अभी पढ़ोगे, जो हमारा टूथ डिके होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्लोराइड आयन की वजह से। किसकी वजह से? फ्लोराइड आयन, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम को प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है कि आपके दांत तभी खराब होते हैं जब एसिडिक मीडियम ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बेस यूज करते हो टूथपेस्ट। तो याद रखिएगा कि अब कभी भी आपसे पूछा जाए कि फ्लोराइड आयन अगर एक्सेस में हो जाएगा तो क्या होगा, आपको टूथ डिके ज्यादा नहीं याद करना है। हाँ, एक चीज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। क्या चीज? पार्ट्स पर मिलियन। तो अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है, आगे हम लोग अभी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हो तो सॉल्यूशन को कैसे आप मेजर करते हो। मेजर इन द सेंस, आपने क्या किया है, सॉल्वेंट लिया, उसमें सॉल्यूट मिलाया, ठीक है। तो कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, कितना गाढ़ा है, कैसे आप मेजर करते हो, कितना अमाउंट है, इन सब के लिए एक शब्द बोला गया, दैट इज कंसंट्रेशन। क्या बोला गया? कंसंट्रेशन। अगर आपसे बात किया जाए कंसंट्रेशन, तो कुछ नहीं, आपको मेजरमेंट करना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या करना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या करना है? मेजर करना है। कैसे करना है? इसके अलग अलग पैरामीटर है, आपने पढ़ रखा था क्लास 11th में, शायद पढ़ा होगा मोलैरिटी। क्या पढ़ा था आपने? मोलैरिटी पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। दूसरा आपने क्या पढ़ा? मोलैलिटी, मोलैलिटी भी आपने पढ़ रखा है। तीसरा आपने क्या पढ़ा होगा? मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपने बहुत तरीके की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने इनको पढ़ा है क्लास 11th में, ये सब किसके लिए यूज होंगे? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के लिए। किसके लिए? सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिए। लास्ट में आप क्या पढ़ोगे? कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ोगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं अभी बता दूं, बस एक क्वेश्चन ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? नंबर पे। किस पे करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं।
यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कैसे एग्जांपल, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने कहा NaCl, ठीक है, आपने 1 मोल NaCl लिया, इसको आपने क्या किया, वाटर में मिला दिया, ठीक है। आपको पता है कि पानी में जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा ना। आपने लिया कितना था, 1 मोल, बन कितना गया, 1 मोल ये, 1 पार्टिकल इसका और 1 पार्टिकल इसका। जरा ध्यान से देखिए टोटल कितने पार्टिकल हो गए, 2। तो आप जब पढ़ रहे थे तो आप तो 1 पार्टिकल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, लेकिन हो कितना गया, 2 हो गया ना। तो इससे भी तो कुछ इफेक्ट आया होगा ना सॉल्यूशन पे। तो ये क्या इफेक्ट आया है उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ये टोटल 4 होती हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, पहला मैंने आपको बताया सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस, मैंने पहले ही बताया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो ज्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में उसको सॉल्यूट बोलते हैं। अगर आपने 2 चीजों को मिला करके 2 सब्सटेंस यूज किया है, अगर आपने 2 सब्सटेंस यूज किया है तो आपका वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, बाइनरी। बाइनरी मतलब बाई मतलब 2, यानी एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट। जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट, जो कम है वो सॉल्यूट, ठीक है। एकदम बेसिक की बात है ये, कोई ऐसी खास बात नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा आप में एग्जाम्पल पूछा गया है तो एग्जाम्पल में एक चीज याद रखिएगा, मैंने कहा जो ज्यादा वो सॉल्वेंट। इधर देखिए आपका एक पैराग्राफ सॉल्वेंट का, एक सॉल्यूट का, ठीक है। इसमें आपको पता है, आप ऐसे सोचते हो क्या गैस सॉल्वेंट हो सकता है, उसके अंदर कोई लिक्विड हो सकता है, हो सकता है। देखिए ध्यान से, यहाँ गैस सॉल्वेंट भी है, गैस क्या है, सॉल्यूट भी है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का सॉल्यूशन। दूसरा, गैस आपका सॉल्वेंट है और लिक्विड है, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, आप इसमें से केवल एक ये देख लो, एमेल्गम वाला देख लो, क्योंकि मैंने कहा ना बोर्ड के लिए सिर्फ प्रिपरेशन हो रही है और किसी के लिए नहीं। आप ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा सॉलिड सॉलिड का याद करिए, कॉपर डिसॉल्वेंट गोल्ड, आपने सुना होगा एलॉय, क्या सुना होगा, एलॉय। एलॉय थोड़ा सा एग्जांपल है किसका, सॉलिड सॉलिड का, या वैसे भी हम लोग इसको कोलाइड बोल देते हैं, लेकिन आप याद कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए अब देखिए, मैंने आपको कहा ना क्लास 11 की पूरी बातें रिपीट हो रही हैं। रिपीट क्या हो रही है, पहली बात इन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा ना कैसे आप निकालोगे, पहला मैंने आपको दिया था, देखिए मास परसेंटेज। क्या दिया, मास परसेंटेज। मैंने कहा ना आपसे क्या निकालना है, मास परसेंटेज। कुछ नहीं करना भैया, देखिए मेरी बात सुनिएगा। आपने क्या किया, एक आपने सॉल्यूशन ले लिया, ओके, ये आपने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। इस सॉल्यूशन का आपने देख लिया कितना मास है, क्या कर लिया, इस सॉल्यूशन का आपने क्या देख लिया, कितना मास है। मान लेते हैं इस सॉल्यूशन का मास हम ले लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन ले लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या मिलाया है, सॉल्यूट। क्या मिलाया, सॉल्यूट। अभी मैंने कहा था जो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है वो सॉल्यूट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्यूट को मेजर करने के लिए ना। तो आपने इसमें सॉल्यूट मिला दिया, मान लीजिए एक्स अमाउंट, कितना मिला दिया, एक्स। अब मैं आपसे कहूं, अच्छा इसमें मैं कहूं इसका परसेंटेज बताना है, तो सिंपली आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, सिंपल तरीका, आप जैसे परसेंटेज आप निकालते थे, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था बेटा, जो आपने सॉल्यूट लिया है मतलब कि x अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही तो करते थे ना। तो एकदम आसानी से देखिए आपको क्या आ जाएगा, परसेंटेज। क्या आ जाएगा, परसेंटेज, ठीक है। चलिए एक इधर एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए लिखा हुआ ना, आपको कभी भी जिसका भी परसेंटेज निकालना है, क्या करना है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट। क्या करना है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। अब एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्लास 12th में देखिए, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये क्लास 9th में आपके था, ठीक है। क्या पूछा जाएगा, मैं बोल रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। आपसे लिखा जाएगा 10% मास बाई मास सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इन वाटर। एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस को समझिए, क्या बोला हमने, 10% मास बाई मास सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इन वाटर। मतलब कि एक बात तो क्लियर हो गया कि आपने क्या लिया है, वाटर लिया है। क्या लिया, वाटर। इस वाटर में आपने क्या बोला है, HNO3। क्या बोला, HNO3, सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है 10%, तो एक काम करिएगा, कभी भी आपको ऐसा परसेंटेज दे तो आप एक काम करिएगा, आप हमेशा सॉल्यूशन को ये मान लीजिएगा कि जो मास होगा सॉल्यूशन का, क्या बोला मैंने, यहां मैं लिख दे रही हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा आपको मानना है 100। कितना मानना है, 100। अब यहां देखिए मास बाई मास है ना, क्या है, मास बाई मास, तो यहाँ पे ग्राम लेना है। मतलब हम ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो अब सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो इसमें HNO3 कितना होगा,
भाई 100 का 10% कितना होगा? 10% तो होगा। 100 का 10%, 10 यानी कि 10 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? 10 ग्राम HNO3। कोई दिक्कत? अब बताइए दूसरा क्या बचा आपके पास? पानी बचा। तो ये बताइए सॉल्यूशन कितना था? 100 ग्राम, सही। और HNO3 कितना है? 10 ग्राम। तो पानी कितना बचेगा? 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका? 90 ग्राम। इतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो ये तरीका है आपका मास बाई मास। सेम दूसरा आपको ऐसे ही निकालना है, किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। चलो देखते हैं, सेम वही चीज। अब आपको क्या कह जाएगा? वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम ले लेना है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर यहां पे बोल दे 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर, लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो जब कभी भी करना है तो आप सॉल्यूशन कितना लोगे? हमेशा 100, क्योंकि वॉल्यूम है ना। तो आप एक काम करो, 100 ml ले लो। कितना ले लो? 100 ml। इस 100 ml में 10 ml क्या होगा? HCl होगा। बचा हुआ 90 ml क्या होगा? 90 ml आपको क्या होगा? वाटर होगा। ठीक, समझ गया ना? तो ये आपको तरीका करना आना चाहिए। देखिए यहाँ एक एग्जांपल इन्होंने एक्सप्लेन किया है, मैं दिखा रही हूं। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। 10% ethanol solution in water means that 10 ml of ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml। ये तो बोला मैंने ना, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 100 ml ही होगा। तो एकदम आसानी से चीजें क्लियर हैं, ऐसे ही आप करते रहिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो मैं बता रही हूँ स्पेशली बोर्ड्स के लिए है, किसी और क्लास के लिए नहीं है। जैसे आप सोचिए किसी और चीज के लिए नहीं, बोर्ड्स के लिए आप रिवीजन करो, बोर्ड्स के लिए आपको काम आएगा अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक नया शब्द है मास बाई वॉल्यूम। क्या है मास बाई वॉल्यूम? कुछ नहीं करना भैया, आपको सॉल्यूशन को आप किस में रखना है? वॉल्यूम में। ठीक, और सॉल्यूट को किस में रखना है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट को किस में रखना है आपको? मास में। किस में रखना है? मास मतलब कि ग्राम में, बस। और कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला। मतलब कि यहाँ पे ग्राम हो जाएगा अपॉन लीटर या ml हो जाएगा इनटू 100, ऐसे करके निकालना है। ठीक, और कोई खास बात नहीं है। चलिए आपका फेवरेट क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट यहीं से चालू। इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भैया ये आपके सिलेबस का है। पार्ट्स पर मिलियन। तो पहले आप एक बात करिए, मिलियन की वैल्यू होती है 10 की पावर 6। आपको पता ना 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है? 10 की पावर 6। तो आप क्या करते थे? परसेंटेज में आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे। किससे मल्टीप्लाई करते थे? 100 से। पार्ट्स पर मिलियन में आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस आपका आंसर क्या हो जाएगा? परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई, पार्ट्स पर मिलियन में क्या करना है? 1 मिलियन में देखा जाता है। देखिए लिखा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट है वो अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स इन कंपोनेंट, और वो लिखना किस में? आपको मिलियन में। किस में लिखना है? मिलियन में। तो ध्यान से देखिए, पार्ट्स पर मिलियन के लिए आप कभी भी याद रखिएगा जो नंबर है वो अपॉन टोटल इंटू 10 की पावर 6, मतलब कि 1 मिलियन में कितना उसका पार्ट आ रहा है। तो ये बहुत छोटा अमाउंट नहीं हो गया? अगर मैं कहूं 1 मिलियन में 1 पार्ट आ रहा है तो ये बहुत छोटा पार्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने कहा ना अभी थोड़ा सा पॉलिटेंट को एक क्वेश्चन यहां दिया, देख लीजिए, ये आ चुका है आपके एग्जाम में। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। 5.8 ग्राम पर 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मतलब यही तो हुआ ना, 1 मिलियन में कितना है वो? 5.8 ग्राम। तो इसको हम सीधे सीधे ये भी तो लिख सकते हैं 5.8 ppm, लिख सकते हैं कि नहीं? भाई 1 मिलियन में इतना ही तो है। तो याद रखिएगा ये वेरी स्मॉल अमाउंट के लिए होता है। किसके लिए? स्मॉल अमाउंट के लिए। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपका टर्म फिर से, नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में मैंने आपसे कहा था कि जितने भी कंपोनेंट हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल, आपके पास एक गैस ए है, एक गैस बी है, एक आप दो ही पढ़ रहे हो, आप बाइनरी पढ़ रहे हो तो बाइनरी का पढ़ो। किसका पढ़ो? बाइनरी का पढ़ो। आप बाइनरी, दिमाग खराब हो जाता कसम से बता रही। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हमने कहा ना दो ही कंपोनेंट होंगे। इसका मान लेते हैं मोल है आपका Na मोल, और इसका मोल क्या मान लेते हैं? Nb। अब बात आती है कि आप मोल कैसे निकालोगे, तो मोल निकालने का फॉर्मूला मैं बता दूं। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट, जो भी आपको वेट दिया हो, अपॉन मोलर वेट। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो गिवन वॉल्यूम
अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है, इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इन चीजों से आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स। क्या निकाल सकते हो, मोल्स। तो आप मोल निकाल लो पहले, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि मान लिया एक थोड़ा सा बड़ा सा एग्जांपल बना के लेते हैं। देखिए अगर मैंने कहा ये आपके पास एक कंपोनेंट है, इसमें मान लीजिए एक गैस ए है, एक गैस क्या है, बी है, एक गैस सी है, कुछ भी है, ठीक है, तीन चीजें हैं। इसका मोल क्या आ गया हमारा, Na, इसका मोल क्या आ गया, Nb, इसका मोल क्या आ गया, Nc, ठीक है। मैं कहूं आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है XA, ध्यान से सुनिएगा, इसका हो जाएगा XB, ये हो जाएगा आपका XC। तो कुछ नहीं करना है, कभी भी आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, कितना पार्ट वो है, मोल फ्रैक्शन का मतलब कितना पार्ट उसका मोल का एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, कब किसी का भी निकालना हो, मोल्स ऑफ दैट्स पार्ट अपॉन टोटल मोल, क्या हो जाएगा, टोटल मोल, बस इतना याद रखना है, ठीक। एक एग्जांपल, मान लीजिए हम XA निकाल रहे हैं, तो XA का मोल कितना है बेटा, Na है ना, Na ही तो है, टोटल मोल कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ऐसे ही मैं कहूं आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बी का, तो क्या हो जाएगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ओके। तो बस आपको इतना ही काम करना है, ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आसानी से काम हो जाएगा। अब एक चीज और सुनिएगा, आप में सिर्फ दो कंपोनेंट है बाइनरी, तो एक हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ, एक सॉल्यूट का मोल और एक हो जाएगा सॉल्वेंट का मोल, ओके। ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपका मोल हो गया सॉल्यूट का और दूसरा हो गया सॉल्वेंट का मोल। अब हमें निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लीजिए सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बस एकदम आसानी से, ठीक। सेम ऐसे ही आपको निकालना है मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या निकालना है, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, बात ये कहा गया है कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट हो उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1, कितना होता है, 1। मतलब कि यहाँ पे आपको दो कंपोनेंट दिखाया ना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, कितना होगा, 1। याद रखिएगा, फिर से मेरी बात ध्यान सुनिए, ध्यान से ये सुनना है कि ये तो हो गया आपके पास मोल, मान लीजिए एक कंपोनेंट ए है, उसका मोल फ्रैक्शन XA है, दूसरा है उसका मोल फ्रैक्शन XB है, तो यहां पे ये होता है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। ये बात याद रखिएगा, और अभी आपका राउल्ट्स लॉ में इसका यूज होगा, किसका यूज होगा, राउल्ट्स लॉ में इसका यूज होगा, ठीक है। यहां से एक बात और देखिए, अगर हमें XA निकालना है तो हमें काम कर दे 1 माइनस XB, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अब पढ़ लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं X से, क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। फॉर्मूला X से निकालना है तो मोल्स ऑफ Na अपॉन टोटल मोल, सबका सम किसके बराबर होगा, कभी भी आपको समेशन चेक करना हो तो ये ऑलवेज भी 1, कितना होता है, ऑलवेज भी यूनिटी 1 के बराबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आगे अभी काम आएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, आप लोग बहुत प्यार से मोलरिटी पढ़ते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेना अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, किसमें होना चाहिए, लीटर में, आपका काम हो जाएगा। सेम मोलरिटी निकालना है आपको, तो क्या कर लेना आप, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेना केजी में, आपका काम हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अब यहां से देखिए, मैं खुद बता दे रही हूं बोर्ड के लिए, ये बताना है कि आपको मोलरिटी मोल फ्रैक्शन, नोट करते जाइए आप अपनी नोटबुक में, मोल फ्रैक्शन, इन तीनों में कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, आपको पता होना चाहिए मोलरिटी, क्या होना चाहिए, मोलरिटी। क्यों भैया, क्योंकि मोलरिटी में क्या आता है, वॉल्यूम आता है, क्या आता है, वॉल्यूम,
और टेम्परेचर बदलने पे वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी भी चेंज होगी, टेम्परेचर तो चेंज हो ही रहा है। ठीक है, चलिए ये सब क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, पहले आपको पढ़ा दिया जाए थोड़ा सा। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी? ठीक है, सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं भैया, कितना आप सब्सटेंस एक स्पेसिफिक टाइम पे या टेम्परेचर पे आप घोल पा रहे हो किसी चीज में। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, एक ग्लास मैंने पानी लिया, आपने उसमें 1 स्पून सॉल्ट डाला, 2 स्पून डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। ठीक है, आप डालोगे उसमें तो आपको देखना एक कंडीशन ऐसा है कि सॉल्ट कब डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब उसको तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी बोल देंगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी कितना वो डिसॉल्व कर सकता है, कितना वो क्या कर सकता है अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना एक सॉल्वेंट अपने अंदर, देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व एट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। देखिए भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज को सेम रखिएगा, मतलब टेम्परेचर चेंज मत करिएगा, क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर से घुलने लगेगा। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए नेचर पे डिपेंड करेगा, किसके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मैं पहले भी बता चुकी हूं, पोलर पोलर को क्या करेगा, पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, घोलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर को घोलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहली बात इन्होंने बात की है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। देखिए केस सुनिए, अभी क्या है पहले आप बनाया करिए। इन्होंने कहा ये आपका जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है बेटा, लिक्विड है। और जो आप घोल रहे हो इसके अंदर सॉल्यूट, मतलब जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है, सॉलिड है। यही तो बोला है ना, देखिए घुलने वाला क्या है, सॉलिड है, और जिसके अंदर घोल रहे हो क्या है, लिक्विड है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको पता है, एक एग्जांपल लेके समझो। आप नमक लेते हो, नमक क्या करते हो, पानी में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है भैया, NaCl। देखो आपको पता है ये भी प्लस में टूटता है, ये भी माइनस में। पानी आप लेते हो H2O, पानी भी किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में। मतलब दोनों टूट रहे हैं कि नहीं, तो एक तो आयनिक है और दूसरा पोलर है, मतलब कि दोनों आयंस में क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो जो सेम नेचर का होगा वो घुलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं घुलेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आपको एक शब्द मिलेगा, देखिए क्या लिखा है, लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या दिखेगा, लाइक को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। जैसे मैंने बताया पोलर यानी आयनिक आयनिक को घोल लेगा, पोलर पोलर को घोल लेगा, नॉन पोलर नॉन। एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हो CCl4, उसको घोलते हैं किसमें, बेंजीन में। क्यों भैया, क्योंकि देखो ये बेंजीन है आपका, बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर, और CCl4 भी कैसा है आपका, नॉन पोलर, इसीलिए इसमें घुल जाता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ओके, तो अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं और इसका क्वेश्चन पूछा गया। शब्द क्या है, एक शब्द दिया है डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान से देखिएगा। एक शब्द दिया है डिसोल्यूशन, मिला मिला कि नहीं मिला। तो देखिए इसमें क्या है, जब आप क्या करते हो, आपने एक सॉलिड को पानी में मिलाया, लिक्विड में, तो उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है ना। तो देखिए क्या लिखा है, अगर एक सॉलिड सॉल्यूट को आप किसमें, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज हो रही है सॉल्यूशन की। सही, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। मतलब कुछ नहीं, सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड में घोलना क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन। क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन। अब उल्टा सोचो, आप लोग पढ़े होंगे, उल्टा सोचो थोड़ा सा, कि आप किसी लिक्विड में से किसी सॉलिड को अलग कर रहे हो, तो क्या करते हो, अलग कर रहे हो ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए क्या लिखा है, देखिए अगर किसी सॉल्यूशन में से आप सॉलिड सॉलिड को क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, मिला, क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या कर रहे हो, क्रिस्टलाइज। देखो मेरी बात सुनो, आपने पानी लिया, इस पानी में आपने क्या किया, चीनी घोल दिया, एग्जाम्पल शुगर, तो शुगर घुल गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डिसोल्यूशन। ओके, उल्टा सोचो, आपने क्या किया, इस पानी से चीनी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करना क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, क्योंकि क्रिस्टल्स बनते हैं। ओके, अब इन्होंने कहा है एक स्टेज ऐसी आएगी, एक स्टेज आएगी ऐसी कि जितना ये घुलेगा उतना ही ये निकलेगा, होगा। इसी को आप लोग क्या बोल देते,
इक्विलिब्रियम। बोलते थे कि नहीं, इक्विलिब्रियम में दोनों रिएक्शन की रेट क्या थी, बराबर। जितना फॉरवर्ड चल रहा था उतना ही बैकवर्ड, मतलब जितना डिसोल्यूशन हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, उसी रेट से क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, एक शब्द पढ़िए ध्यान से। लिखा है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सॉल्यूशन पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट, मतलब निकल भी रहे हैं। इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो ये सब कहानी आपको पता है। हाँ, आपने दिया है टाइप, सॉल्यूशन के टाइप दिया है, तो टाइप में आपको पढ़ना है दो टाइप के। पहला कौन सा है, सैचुरेटेड। क्या है, सैचुरेटेड। देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक काम करिए, जैसे आपने कोई घोल बनाया है पानी का, चीनी का, जैसे भी किया, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद उसमें चीनी घुलना बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। मतलब जिसमें और सॉल्यूट ना घुले। क्या बोला मैंने, जिसमें और सॉल्यूट ना घुले उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें घुलता जाए उसमें क्या बोलेंगे, उसको अनसैचुरेटेड। हाँ, शर्त ये है कि सैचुरेटेड चेक करने के लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ऐसा नहीं कि नीचे से आग भी जला दी तो घुलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख के आपको चेक करना है। तो चलिए देखिए डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, देखिए ध्यान से। पहला तो देखिए, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व ना, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चेंज नहीं करना आपको, सेम उसी पे चेक करना है। इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। और जिसमें घुल जाए उसे हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। अब एक चीज और, अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर बदल दिया और तब भी मान लीजिए आपने काम किया, एक काम किया, ये तो सैचुरेटेड हो गया। अब आपने टेम्परेचर बदला तो पहले तो घुलना चालू होगा, लेकिन टेम्परेचर तुम बढ़ाते जाओ और एक टाइम बाद ना घुले, मतलब और ना घुले सॉलिड, तो ऐसे को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सुपर। मतलब जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पे भी उसमें और सॉल्यूट ना घुले उसे हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये आप में शायद है नहीं, बट उतना आप याद रखो, ठीक है। चलिए फिर आ गई वही सेम बात, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सेम डेफिनेशन। जितना मैक्सिमम, कोई भी सॉल्यूशन कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। देखिए ये सब डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट इसलिए आता है। अब दो पैरामीटर है जो इस पे इफेक्ट डालता है, पहला कौन सा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, जब बात हो किसकी, सॉलिड की, किसकी बात हो रही है, आपने घोला किसको है, सॉलिड को, किसमें घोला है, लिक्विड में ना, ये तो किया है। तो देखिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर का नो इफेक्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रेशर क्या हो गया इसको, नो इफेक्ट, प्रेशर का नो इफेक्ट, लेकिन टेम्परेचर का होगा। और क्या होगा मैं बता देती हूँ, ध्यान सुनिए। आपको यहां पे देखना पड़ेगा दो टाइप की रिएक्शन, एक कौन सी, एंडोथर्मिक, और एक कौन सी, इतना स्लो चल रहा है ये, मर गया।